अस्सलामुअलैकुम साथियों, बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी भी प्रत्याशी अपने उतारेगी। सवाल ये उठ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का इस बार बिहार के अंदर क्या बनेगा, क्योंकि पिछले बार इमाम पार्टी ने जो 5 विधायक चुनाव में जीते थे, इसमें से 4 विधायकों ने पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस वक्त इमाम पार्टी की बिहार के अंदर क्या स्थिति है और यहाँ पर इमाम पार्टी कितने सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी? क्या अख्तरुल इमान साहब इस बार डिप्टी सीएम बन पाएंगे? पिछले बार की बात करें तो यहाँ पर इमाम पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आते-आते रह गई थी। मात्र चंद सीटों के कमी की वजह से यहाँ पर इमाम पार्टी को किंग मेकर की भूमिका नहीं मिल पाई थी। अगर हम बात करें 122-23 सीटों का वहाँ बहुमत होता है, यहाँ पर 115 सीटें थीं महागठबंधन के पास और 5 सीटें थी एमआईएम पार्टी के पास। ऐसे में 120 सीटें निकलकर बन रही थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए 123 सीटें चाहिए थी, 3 सीटें कम पड़ गई थी। अगर ये 3 सीटें और होती महागठबंधन के पास होती या फिर एमआईएम पार्टी के पास होती तो यहाँ पर बिहार के अंदर सत्ता की चाबी एमआईएम पार्टी के पास होती और यकीनी तौर पर अख्तरुल इमान साहब बिहार सरकार में मंत्री भी बनते और एमआईएम पार्टी यहाँ पर हुकूमत का हिस्सेदार भी बनती। हालाँकि ऐसा नहीं हो पाया था, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी थी। अल्लाह ने हो सकता है इससे बेहतर हमारे लिए सोचा हो। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पिछले बार 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और यहाँ पर 5 सीटों पर जीत मिली थी। ये पाँचों सीटें सीमांचल के इलाके में आती हैं। सीमांचल एक मुस्लिम बहुल एरिया माना जाता है। इनमें 4 ज़िले हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। किशनगंज के अंदर इमाम पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और किशनगंज से ही इमाम पार्टी की बिहार के अंदर शुरुआत भी हुई थी। पिछले बार किशनगंज की 2 सीटों पर कोचाधामन और बहादुरगंज पे इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। इसके अलावा पूर्णिया की 2 सीटें आमौर और बैसी में इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी थी और अररिया की 1 सीट को जो कि हाट पर इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। हालांकि 4 विधायकों ने इमाम पार्टी को छोड़ दिया था और यहाँ पर अख्तरुल इमान साहब अकेले इमाम पार्टी के विधायक बचे हैं। इस बार अख्तरुल इमान साहब ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी पिछले बार से दोगुनी सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारेगी। दोगुनी सीटों पर प्रत्याशी का मतलब है 40 से 50 सीटें लगभग इमाम पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी अपने उतारेगी। पिछले बार इमाम पार्टी ने 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, इस बार 40-50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि सीमांचल का एरिया जहाँ से इमाम पार्टी को 5 सीटें पिछले बार मिली थी, वहाँ का क्या सियासी समीकरण है, वहाँ के मुसलमानों में या फिर वहाँ के जो वोटर हैं, वो इमाम पार्टी को लेकर क्या रुझान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्मीद के साथ पिछले बार 5 विधायक जिताकर उनको भी दिया था, लेकिन 5 में से 4 विधायकों ने इमाम पार्टी को धोखा दिया, सीमांचल की आवाम को धोखा दिया और वो पार्टी छोड़कर चले गए। ऐसे में आवाम का जो रुझान था, आवाम को धक्का तो लगा था, एक उम्मीद के साथ उन्होंने वोट दिया था, लेकिन उसके बाद वो विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। इस वक्त अगर देखें तो सीमांचल का जो किशनगंज एरिया है, यहाँ पर इमाम पार्टी काफ़ी मजबूत है। किशनगंज के 4 सीटें हैं, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन और बहादुरगंज। ये चारों सीटों पर इमाम पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ये चारों सीटों पर इमाम पार्टी को अगर अच्छे प्रत्याशी होंगे, तो ये चारों सीटें इमाम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा पूर्णिया ज़िले की आमौर और बैसी तो मजबूत है ही, वहाँ इमाम पार्टी पिछले बार चुनाव जीती थी। आमौर से अख्तरुल इमान साहब खुद विधायक हैं। वहीं अररिया की जोकीहाट और अररिया सीट भी एमआईएम पार्टी मजबूत हो जाएगी और यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। और यहाँ पे इसके अलावा इस बार एक बड़ा फैक्टर निकल कर आया है सीमांचल के बाहर से। सीमांचल के बाहर तिरहुत के इलाके में राणा रणजीत सिंह एमआईएम पार्टी के जो राजपूत नेता है, एक हिंदू फेस के तौर पर इमाम पार्टी उनको प्रोजेक्ट कर रही है, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। शिवहर से वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार खबर ये है कि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ने वाले हैं और शिवहर की किसी सीट से, गालिबन ढाका विधानसभा सीट है वहाँ पर एक है, उससे वो चुनाव लड़ सकते हैं और यहाँ पर इमाम पार्टी की तरफ से एक सबसे पहले हिंदू विधायक के तौर पर अगर वो जीतते हैं, तो वो सामने आ सकते हैं। इसके अलावा गोपालगंज है और कई इलाके मिथिलांचल के एरिया हैं, जाले वगैरह सीटों पर भी इमाम पार्टी काफ़ी मजबूती से काम कर रही है और यहाँ पर इमाम पार्टी काफ़ी मजबूती से चुनाव भी लड़ेगी और प्रत्याशी इतनी टाइम उनके पास 2-2, 3-3 प्रत्याशी हर सीट पर मौजूद हैं। ऐसे में 40-50 सीटों पर इमाम पार्टी प्रत्याशी उतारती है, तो यहाँ पर इमाम पार्टी अगर 10 से 12 सीटों पर इस बार अगर जीत हासिल कर लेती है, तो यकीनी तौर पर एक ये रहेगा कि सत्ता की चाबी तो न सही, लेकिन हुकूमत में हिस्सेदार हो सकता है कि इमाम पार्टी इस बार बन जाए, क्योंकि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच तल्खी है, तो वहीं जो महागठबंधन है उसमें भी कुछ खास एकजुटता नज़र नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को आगे करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर तेजस्वी यादव की तो खबर ये है तेजस्वी यादव नाराज़ चल रहे हैं। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं, ये भी इनका भी अपना अलग-अलग कुछ खेल चल रहा है। जो वीआईपी पार्टी है मुकेश साहनी की, उसका भी ऐलान कर दिया है कि 60-70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वो। ऐसे में जो पूरा समीकरण बिहार का वो पूरा बिगड़ा हुआ है और यहाँ पर इमाम पार्टी अगर 10-12 सीट चुनाव जीत कर आ जाती है,
तो यहाँ पर जो हुकूमत में हिस्सेदार बनने का जो सपना था इमाम पार्टी का, वो इस बार पूरा हो सकता है, जो कि पिछले बार महज़ 3 सीटों की कमी की वजह से रह गया था। और यहाँ पर अख्तरुल इमान साहब हो सकता है कि डिप्टी सीएम पद के भी दावेदार बन जाएँ और अख्तरुल इमान साहब यहाँ पर मंत्री बन जाएँ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए कि इमाम पार्टी बिहार के अंदर इस बार किंग मेकर बन पाएगी, सियासत में हुकूमत में हिस्सेदार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। साथ ही साथ इमाम पार्टी को कितनी सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारने चाहिए या बिहार के अंदर 40-50 सीटों पर उतारनी चाहिए या फिर 20-25 सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमको लिखकर ज़रूर बताइए। खुदा हाफ़िज़।